दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह और शाम को कोहरा इतना घना रहता कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। रमेश खेतों में मजदूरी किया करता था। मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उस दिन भी रमेश सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए पहुंचा ही था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। अरे रमेश, तू आ गया? चल, अच्छा हुआ। जी मालिक, आज जल्दी ही आ गया हूँ। खेत में काफी ज्यादा काम बचा हुआ है, सोचा सुबह सुबह निपटा ले। ना रे रमेश, आज से नहीं। नहीं मतलब? आज से मैंने सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मालिक, अभी तो दिसंबर का महीना शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूं, दिसंबर में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इतनी ठंड में मैं किसी से मेहनत नहीं करवाना चाहता। मालिक, मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है, सब इसी कमाई पर निर्भर हैं। देख रमेश, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोगों पर निगरानी रखना, खेतों में घूमना, मेरी उम्र भी अब उतनी नहीं रही। मालिक, चाहे निगरानी न करना, हम अपने आप काम कर लेंगे। आधी मजदूरी दे देना, पर काम मत बंद कीजिए। नहीं रे रमेश, फैसला ले चुका हूं। इस पूरे महीने कोई काम नहीं होगा। अगले महीने से फिर से काम शुरू करवा लूंगा। लेकिन मालिक, एक महीना बहुत लंबा होता है गरीब के लिए। मुझे माफ कर दे रमेश, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। रमेश, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सावित्री। मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा है। बोला अब मत आना। अब मैं कहां जाऊं अम्मा? दिसंबर का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन। रमेश कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है। घर का मालिक अंदर आता है। अरे सेठ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? देख राजेश, मैं सीधी बात करना आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन सेठ जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ, लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। दिसंबर चल रहा है, खन में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर भेज दिया। सेठ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। सेठ जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। वो अपनी माँ और पत्नी का हाथ थामता है। थोड़ी सी सामान के साथ ठंडी रात में घर से बाहर निकल जाता है। बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। सांस भी ठीक से नहीं आ रही। अम्मा, आप बैठ जाओ। धीरे धीरे बैठो, घबराओ मत, मैं यहीं हूं। हे भगवान, इस ठंड में अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं अभी आग जलाने की कोशिश करता हूँ, शायद अम्मा को थोड़ा आराम मिल जाए। वो कांपते हाथों से गीली लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आग जल तो जाती है। बेटा, मुझे लग रहा है मुझे दवाई की जरूरत है। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। अम्मा, अभी रात है, सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। आप बस हिम्मत रखो। राजेश, आग भी ठीक से नहीं जल रही। ये लकड़ियां सब गीली हैं। कुछ ही देर में तेज हवा चलती है और गीली लकड़ियों की आग बुझ जाती है। बेटा, लगता है आज किस्मत भी हमारा साथ छोड़ गई। राजेश चारों तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर चुप रहता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। घबराओ मत, नदी किनारे बहुत सारी सूखी लकड़ियां पड़ी रहती हैं। मैं बचपन में वहीं जाया करता था अम्मा। लेकिन बेटा, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे पैरों में अब ताकत नहीं बची। मैं हूं ना अम्मा, आप मेरा सहारा लो। धीरे धीरे चलेंगे, हमें वहीं जाना होगा। यही आखिरी रास्ता है। अपनी माँ और पत्नी को सहारा देते हुए किसी तरह नदी किनारे पहुंच जाता है।
इधर उधर नजर दौड़ाता है और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है। कांपते हाथों से आग जलाता है। चलो, आग जल गई, कम से कम अब थोड़ी गर्मी तो मिलेगी। बेटा राजेश, अब हालत बहुत बिगड़ रही है। मुझे दवाई की जरूरत है। बस किसी तरह दवाई का इंतजाम कर दे, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ये रात काट पाऊंगी। अम्मा आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके जरूर लेकर आऊंगा। आप यहीं आग के पास बैठी रहो। इतनी रात में अकेले कहाँ जाएगा बेटा? सब दुकानें बंद होंगी। चाहे जहां जाना पड़े अम्मा, मैं जाऊंगा। आप बस हिम्मत रखना। जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अम्मा को अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं लोगों के घर जाकर बर्तन धो लूंगी। जो मिलेगा उसी से गुजारा कर लेंगे। तुम अकेली नहीं कमाओगी, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। हम हारने वालों में से नहीं हैं। रमेश ठंडी रात में तेज कदमों से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचता है। अरे रमेश, इतनी रात को मेरे घर क्या लेने आया है? सेठ जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस 500 रुपए उधार दे दीजिए। मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, दवाई लेनी है। रमेश, दिसंबर का महीना चल रहा है, तुझे तो पता ही है मैंने सबको काम से निकाल दिया है। इस महीने मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं हुई, मेरे पास भी पैसा नहीं है। सेठ जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर कहीं और जाने का रास्ता होता तो मैं इतनी रात आपके दरवाजे पर नहीं आता। देख रमेश, मैं मजबूर हूं, अच्छा होगा कहीं और जाकर मदद मांग ले। सेठ जी, मैंने आपके यहां सालों तक ईमानदारी से काम किया है, कभी एक दिन की भी शिकायत नहीं की। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस आज मेरी मां की जान बच जाए। अगर मेरे पास होता तो दे देता, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। चल अब जा रमेश, मुझे सोना है, बहुत ठंड हो रही है। रमेश खाली हाथ टूटा हुआ मन लिए आगे बढ़ता है। अरे रमेश, इतनी रात को मेरे घर क्या करने आया है? सब ठीक तो है ना? ठीक कुछ भी नहीं है दोस्त, तेरी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे बस 500 रुपए उधार चाहिए। अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी मां की हालत बहुत खराब है, दवाई लेनी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रमेश, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे बिना सोचे दे देता, लेकिन सच मान, इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तू भी। घर की हालत तू जानता है, काम बंद है, उधार पहले से चढ़ा हुआ है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर रहा पा रहा। लगता है ये रात मेरी मां को मुझसे छीनने पर तुली है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। रमेश, हिम्मत रख, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। नहीं दोस्त, अब किसी से उम्मीद रखना भी भारी लग रहा है। चलता हूं, अगर किस्मत में कुछ लिखा होगा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। रमेश बिना कुछ कहे सिर हिला चल पड़ता है। अम्मा, अभी तक रमेश नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। बेटी, चिंता मत कर, वो दवाई लेने ही गया होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ अम्मा, वो जरूर आएंगे, आप बस हिम्मत बनाए रखो। बेटी, बहुत देर हो गई है, लगता है मेरी सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। ऐसा मत बोलो अम्मा, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी दूर से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई देती है। ट्रक नदी के पास आकर धीरे धीरे रुक जाता है। अरे, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें घर से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ओ मेरी बहन, इतनी ठंड में, इस हालत में, भगवान। मेरे पति दवाई लेने गए हैं, वह जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करके आ जाएंगे। बहन, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऐसी हालत में इंतजार करना ठीक नहीं। चिंता मत करो माँ जी, आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं माँ को दवाई भी दिलाऊंगा और रहने के लिए भी कुछ आसरा दिला दूंगा। नहीं नहीं भैया, रमेश गए हैं मदद लेने, वो जरूर लौटेंगे, आप परेशान मत होइए। बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी हो और मैं आंखें बंद करके चला जाऊं? इतना गैर गुजरा इंसान मैं नहीं हूं। आज अगर मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ होते
और कोई उनकी मदद करता तो मुझे कितना सुकून मिलता। बस वही सोचकर मैं तुमसे कह रहा हूं। बेटी, अगर ऊपर वाले ने इन्हें भेजा है तो मना मत करो। लेकिन भैया, अगर रमेश आ गए और हमें यहाँ न पाया तो ऐसा करते हैं बहन, तुम यही रुको, मैं खुद जाकर दवाई ले आता हूँ। माँ को अभी दवाई मिलनी जरूरी है। भगवान आपका भला करे भैया। आज अगर आप न रुकते तो शायद। हिम्मत रखना बहन, मैं जल्दी लौटता हूँ। इतना कहकर मैं वहां से चला जाता है। इतने में अंधेरे से रमेश तेज कदमों से नदी किनारे आता। रमेश, तुम आ गए। बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? दवाई लेकर आए हो? नहीं, मैं दवाई नहीं ला सका। क्या मतलब नहीं ला सके? तुम सेठ जी के पास गए थे ना, अपने दोस्त के पास भी? सबके पास गया, सेठ जी ने भी मना कर दिया, दोस्त ने भी हाथ खड़े कर दिए। आज कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। बेटा, क्या हुआ? दवाई नहीं मिली क्या? माफ कर दो अम्मा, मैं पूरी कोशिश की, लेकिन रमेश, ये वक्त हार मानने का नहीं है। अगर अम्मा को सही समय पर दवाई नहीं मिली तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। तो मैं क्या करूं? पूरी रात शहर छान मारी, हर दरवाजा बंद मिला। कुछ भी हो रमेश, हमें अभी दवाई का इंतजाम करना होगा। इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है, कोई न कोई रास्ता जरूर बचेगा। बेटा, अगर ऊपर वाला मुझे आज बुला भी ले तो खुद को दोष मत देना। तूने बेटे का पूरा फर्ज निभाया है। ऐसा मत बोलो अम्मा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। रमेश, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रक ड्राइवर यहाँ रुका था। वह मदद करने को तैयार था, कह रहा था कि दवाई ला देगा। रमेश एक बार फिर उम्मीद लिए अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में दूर से ट्रक की आवाज फिर सुनाई देती है। ट्रक पास आकर रुकता है। बहन, मैं आ गया, जल्दी से ये दवाई ले लो। भैया, भगवान आपका भला करे। देर मत करो बहन, जल्दी से माँ को ये दवाई खिला दो। माँ को सहारा देकर दवाई पिलाती है। माँ धीरे धीरे दवाई निगलती है। बेटी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो शायद। ऐसा मत बोलो बहन, ऊपर वाला चाहता तो मुझे यहाँ नहीं भेजता। ये सब उसी की मर्जी से हुआ है। देखो बहन, ये रात तुम लोगों पर बहुत भारी गुजर रही है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इस हाल में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ भैया, पर अब रात भी बहुत हो गई है। अभी रात के 3 बज रहे हैं। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुकी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। माँ की तबीयत फिर खराब हो सकती है। लेकिन भैया, रमेश मदद मांगने गए हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? तुम चिंता मत करो बहन, तुम माँ को लेकर मेरे घर चलो। वहाँ गर्म जगह है, 4 दीवारें हैं, माँ को आराम मिलेगा। मैं खुद जाकर रमेश को ढूंढ लूंगा, उसे यहाँ की पूरी बात समझा दूंगा। अभी सबसे जरूरी है माँ का सुरक्षित जगह पर होना। भैया, हम आपके एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज आपने अजनबी होकर भी अपनेपन से हमारी जान बचाई है। ड्राइवर माँ और रमेश की पत्नी को सुरक्षित अपने घर छोड़ देता है। कुछ दूर आगे जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर रमेश अकेला खड़ा होता है। क्या फायदा मेरी मेहनत का, न माँ के काम आ सका, न परिवार को बचा सका। इस मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं है। तभी पीछे से ट्रक की आवाज आती है। ट्रक रुकता है, ड्राइवर नीचे उतरता है और रमेश के पास आता है। चलो भाई, अब घर चलो। आप कौन है भैया? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। रास्ते से गुजर रहा था तो तुम्हारी पत्नी और माँ को नदी किनारे देखा। माँ की हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ अब कैसी हैं? अब ठीक है, मैं उन्हें दवाई दिला चुका हूँ और तुम्हारी पत्नी के साथ उन्हें अपने घर पर सुरक्षित छोड़ आया हूँ। भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। इस मतलबी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप फरिश्ता बनकर आए। अरे नहीं भाई, इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी इसी तरह सड़क किनारे बेसहारा खड़ा था। मेरे पास भी कोई नहीं था। तब किसी अजनबी ने मेरी मदद की थी। आज मैं उसी कर्ज को उतार रहा हूं।
आज आपने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति अकेला या परेशान हालत में खड़ा दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, बीमार हो या उसे सच में मदद की जरूरत हो। ऐसे समय पर 2 शब्द पूछ लेने से और थोड़ी सी मदद कर देने से किसी की